हाय एवरीवन। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मैराथन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 5 है और आज हम लोग यूनिट 5 यानी कि नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन को कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही क्लास में आपको कंप्लीट यूनिट जो है वो देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैराथन सीरीज स्टार्ट किया गया था, जिसमें हम लोग केवल 10 क्लासेस में संपूर्ण टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने वाले हैं। आज आपका 5वां दिन है और आज हम लोग यूनिट 5 को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दिया जाता है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका यूनिट 5 का जो है नाम है। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो आपको इस नाम से वहाँ पे देखने को मिलेगा नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लीडरशिप एंड ग्रुप मैनेजमेंट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे नेतृत्व के अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप्स में बांटा गया है। खास करके ये जो टाइप्स वाला पोर्शन है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखा गया है कि रिसेंट ईयर में, पिछले वर्ष में जो है आपका यहाँ पे 3 से 4 सवाल पूछा गया था। खास करके शैली के आधार पर जो नेतृत्व को बांटा जाता है वहाँ से आपका 3 से 4 सवाल देखने को मिला था। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे प्रभावी नेतृत्व और आवश्यक नेतृत्व कौशल के बारे में, नेतृत्व के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में, ये आपका लीडरशिप के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग पीयर ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या परिभाषाएं होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके आगे हम लोग जानेंगे समाजीकरण के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, क्या इसका अर्थ है, कितने एजेंसी है, कितने साधन है, क्या क्या साधन है, क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है, कितने प्रकार में बांटा गया है तथा कितने अवस्थाओं में समाजीकरण को बांटा जाता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ आता है ग्रुप मैनेजमेंट। ग्रुप मैनेजमेंट से सवाल आपका एग्जाम में नहीं आता है, ना के बराबर आता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी कारण से उसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। चूँकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ चुका है, आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि केवल वही सब चीज़ पढ़ा जाए जहाँ से सवाल पूछे गए हैं और जहाँ से पूछने का यहाँ पे चांस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है, इतना सभी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 हम लोग केवल एक क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, लीडरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो सामान्य अर्थ में अगर कहा जाए तो किसी समूह हो गया, संगठन या समाज को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना और उन्हें सही दिशा में ले जाना नेतृत्व कहलाता है। एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनके कौशल का सही उपयोग करता है और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। अब आप सामान्य शब्दों में समझिए। जैसे देखते होंगे कि अभी जो है वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, एंड सरकार से या फिर आयोग से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनसे कुछ ना कुछ मांगे होती है। जैसा कि अभी आप बीपीएससी वाला देखे होंगे प्रोटेस्ट, या फिर जेटेट वाला प्रोटेस्ट देखे होंगे, जहाँ पे छात्र जो है वो सिलेबस को लेकर मांग कर रहे थे। ठीक है, सिलेबस में संशोधन को लेकर। तो यहाँ पे बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, तो बहुत सारा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी स्टूडेंट्स में एक लीडर होता है जो इन सभी स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लीडरशिप करता है, नेतृत्व करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा जिनके पास अधिक योग्यता है या फिर अधिक जानकारी है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, इन सबको समझा रहा है कि आपको किस टाइप का मांग रखना है, कैसे कैसे मांग रखना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है इनको जानकारी देता है। तो सेम टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेतृत्व कहेंगे। एंड जो व्यक्ति यहाँ पे नेतृत्व करता है उनको क्या कहेंगे, नेता कहेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है, उनके कौशल का सही उपयोग करता है और टीम को एक साथ जोड़कर काम करता है। तो यही बात आपका यहाँ पे बन जाता है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल से समझिए, और भी एग्जाम्पल से, कि महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में नेतृत्व किया। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए एंड बहुत सारे लोग जो वो इनके साथ जो वो धीरे धीरे जुड़ते चले गए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी क्या किए थे कि उनका नेतृत्व कर रहे थे। टीम लीडर, किसी कंपनी में एक टीम लीडर अपने सदस्यों को मार्गदर्शन देकर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करवाता है।
एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में नेतृत्व करता है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि नेतृत्व का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों के इतने आसान शब्दों में लिखा ही है कि आप एक बार में पढ़ के जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए नेतृत्व के प्रकार। तो नेतृत्व के प्रकार को जो है वो विभिन्न आधार पे बांटा गया है। जैसे कि अगर व्यक्तिगत आधार पे देखा जाए तो व्यक्तिगत आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है औपचारिक नेतृत्व और दूसरा होता है अनौपचारिक नेतृत्व, यानी कि फॉर्मल लीडरशिप, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लीडरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉर्मल लीडरशिप क्या होता है। तो यह नेतृत्व संगठन या संस्था द्वारा अधिकारपूर्वक दिया जाता है। नेता को पद, नियमों और अधिकार के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे स्कूल का प्रधानाध्यापक, कंपनी का सीईओ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइप के नेतृत्व में कोई संस्था हो गया या फिर कोई संगठन के द्वारा जो है वो अधिकार पूर्वक जो है वो यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि जो अधिकार दिया गया है वो एक लॉ के नियम के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, नेता को पदों या नियमों और अधिकार के अनुसार जो है वो कार्य करना पड़ता है। उदाहरण आप समझ गए, स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है, वो नियम के बाहर नहीं जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं कोई एजेंसी या फिर कोई ऊपर पद में बैठे व्यक्ति के द्वारा उनको जो है वो इस चीज़ का अधिकार दिया गया है एंड उसको जो है वो नियम का पालन करना पड़ेगा। तो ये आपका औपचारिक नेतृत्व हो गया। अब अनौपचारिक नेतृत्व को जैसे आप समझ जाइएगा तो आपको जो है वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि यह नेतृत्व समूह के सदस्यों द्वारा स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ठीक है, स्वाभाविक रूप से यहाँ पे स्वीकार किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे जो है वो आधिकारिक तौर पे जो है वो दिया जा रहा था। ठीक है, इसमें नेता का चयन उसके अनुभव, ज्ञान और व्यक्तित्व के आधार पर होता है। उदाहरण, किसी कक्षा में सबसे ज्ञानवान विद्यार्थियों को समूह द्वारा नेता मान लिया जाता है, या फिर जिसको हम लोग क्लास मॉनिटर कहते हैं। तो क्लास मॉनिटर जनरली क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स के सहयोग से बनता है, जो जिसके पास अनुभव ज़्यादा होता है, ज्ञान ज़्यादा होता है, ठीक है, हर चीज़ में आगे रहता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है जो कक्षा को अच्छे से संभाल सकता है। तो यहाँ पे कोई उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबरदस्ती नहीं बनाया जा रहा है। वहाँ पे वो सभी बच्चों के सहमति से बनता है, अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे वहाँ पे बनता है। तो आई होप कि ये दोनों आपको अभी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल लीडरशिप एंड इनफॉर्मल लीडरशिप क्या कहता है। अब उसमें क्या था आपका कि फॉर्मल में आपको नियम का पालन करना पड़ता था, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाला चीज़ नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं। नेतृत्व शैली के आधार पे अगर हम लीडरशिप को बांटें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल, तो यहाँ पे 4 भागों में देखने को मिलता है। एंड ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, दूसरा कंसल्टेटिव लीडरशिप, तीसरा है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, एंड चौथा है लेसेज फेयर या डेलीगेटिव लीडरशिप। तो देखिए एक चीज़ का ना दो दो नाम है, तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आप इस नाम को पढ़िएगा, एग्जाम में इस नाम को दे देगा। ठीक है, हो सकता है आप डेमोक्रेटिक पढ़ के जाते हैं एंड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों नाम आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं कि किसमें क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। निरंकुश नेतृत्व क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि अधिनायकवादी यानी कि ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप क्या होता है। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है। तानाशाही जैसा आपने सुना होगा, सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, निरंकुश जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों से आदेश का पालन करने की अपेक्षा करता है। इसमें सख्त अनुशासन और नियंत्रण होता है। लक्षण इसका क्या है कि कठोर नियम होता है, आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है, रचनात्मकता का अभाव होता है। अभाव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी उसका प्रजा है या फिर जो अनुयायी है, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति लीडर था एंड इसके सामने जितने भी व्यक्ति थे, ठीक है, जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये सब क्या हुए, ये सब अनुयायी हुए। ठीक है, तो ये लोग में रचनात्मकता का गुण नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये लोगों को ना यहाँ पे बोलने का अधिकार है ना कुछ करने का अधिकार है। जो भी करेगा ये यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति करेगा। ठीक है, सब कुछ यही करेगा। ओके, तो इसी टाइप का यहाँ पे देखने को मिलता है ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन।
इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी निर्णय स्वयं लेता है और अनुयायियों से आदेश का पालन करने की अपेक्षा करता है। जैसा जैसा ये कहेगा वैसा वैसा ये लोग सुनेंगे, ठीक है। इसमें सख्त अनुशासन और नियंत्रण होता है। लक्षण बता दिए। एम इसी को जैसे कि सेना में नेतृत्व, एग्जाम्पल से समझिए, सेना में नेतृत्व जैसा जैसा जो है वो हाई डिपार्टमेंट वाला जो व्यक्ति रहता है, हाई पोस्ट वाला, वो बोलेगा वैसे वैसे जो है वो इससे निचले पद वाले व्यक्ति जो है वो काम करेंगे, ठीक है। ऐसा अक्सर होता है। इसी को हम लोग डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यानी कि कह सकते हैं कि निर्देशात्मक या निर्देश शैली इसको कहा जाता है। नेतृत्व का निर्देश शैली, निर्देश इसमें दिया जाता है। ओके, अब दूसरा देखते हैं परामर्शात्मक नेतृत्व, कंसल्टेटिव, यानी कि इसमें कंसल्ट किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। इस शैली में नेता जो है वो अपने अधीनस्थ से सुझाव, यानी कि अपने जो अनुयायी है, अपने जो यहाँ पे टीम वर्क जो वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, टीम फोर्स जो जिसको हम लोग कहेंगे, तो अधीनस्थ से सुझाव और परामर्श लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं लेता है। तो यहाँ पे जो लीडर है वो क्या करेगा, ये लोग से डिसीजन तो लेगा, ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे डिसीजन तो लेगा, लेकिन हर चीज़ मतलब कि बात वगैरह करने के बाद ओरिजिनल जो फाइनल डिसीजन है वो इसके द्वारा ही लिया जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बैठा हुआ लीडर है उसी के द्वारा लिया जाएगा। इस शैली में नेता अपने अधीनस्थ से सुझाव करेगा, सजेशन करेगा, परामर्श करेगा, कंसल्ट करेगा, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो ये स्वयं लेगा। अधीनस्थों को सुझाव देने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन निर्णय जो है वो नेता के हाथ में होता है, ठीक है। कंपनियों में टीम मीटिंग्स, अब देखिए कंपनियों में जो टीम मीटिंग्स होता है तो सभी का सुझाव लिया जाता है, उसके बाद जो मुख्य व्यक्ति होता है, ठीक है, वो आपका फाइनल डिसीजन देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका लोकतांत्रिक, आगे है आपका लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक, इसी को कहा जाता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है। जैसा कि हम लोग इंडिया आपका डेमोक्रेटिक चलता है, लोकतांत्रिक देश है, तो इस नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है। यह नेतृत्व भागीदारी, सहयोग और सुझावों को प्रोत्साहित करते हैं। लक्षण इसमें पारदर्शिता देखने को मिलेगा, सामूहिक निर्णय देखने को मिलेगा, प्रेरणा और सहयोग देखने को मिलेगा, यानी कि साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। नेतृत्व में क्या, नेता एंड अनुयायी जो है वो, अनुयायी जो होगा का निर्णय प्रक्रिया में शामिल करता है, यानी कि दोनों जो है मिलजुल कर काम करेंगे। शिक्षण संस्थाओं में प्रिंसिपल का सहयोगी रवैया देखने को मिलेगा विभिन्न शिक्षकों के साथ, तो मिलजुल कर यहाँ पे काम जो है वो देखने को मिलेगा। लास्ट है आपका स्वच्छंद, लेसेज फेयर या डेलीगेटिव लीडरशिप। तो इस शैली में नेता जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेप करता है। देखिए पहला वाला में जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पहला वाला में क्या था, जो मुख्य व्यक्ति था वो आपका लीडर था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य जो होगा वो आपका अनुयायी होगा, ठीक है। नेता का जो वो न्यूनतम हस्तक्षेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेता का जो पार्टिसिपेटिव है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, मतलब कि वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर। यह तब प्रभावी होता है जब अनुयायी अनुभवी और आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है। डेलीगेटिव, अच्छा यहाँ पे डेलीगेटिव नहीं होगा, डेलीगेटिव होगा, ठीक है। स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इसी को कहा जाता है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली, यहाँ पे डेलीगेटिव होगा ये वर्ड। लक्षण, इसमें लक्षण देखने को क्या मिलेगा कि निर्णय की स्वतंत्रता, न्यूनतम हस्तक्षेप, तो किसका, लीडर का जो होता है वो यहाँ पे मिनिमम हस्तक्षेप देखने को मिलता है। आत्मनिर्भरता की अपेक्षा रचनात्मकता को बढ़ावा। अब देखिए यहाँ पे जो भी काम करेगा वो ये लोग करेंगे, अनुयायी लोग करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे अनुयायी होंगे, ये लोग जो है वो नया नया आइडिया, कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, ठीक है, कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे, तो यहाँ पे रचनात्मकता को बढ़ावा देखने को मिलेगा। एंड पहला वाला में जो था आपका, अब फिर से एक बार हम आपको दिखाते हैं कि पहला वाला में जो था आपका ऑटोक्रेटिक में, यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति के पास था सब कुछ, ठीक है, वही जो भी करता वही करता है। एंड यहाँ पे आपको रचनात्मकता देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। रचनात्मकता आपको वहीं पे देखने को मिलेगा जहाँ पे लोगों का समूह होगा, हर व्यक्ति जो है वो अपना अलग अलग डिसीजन देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शोध कार्यों में वैज्ञानिकों को स्वतंत्रता देना, शोध कार्य कहीं भी रिसर्च वगैरह होता है तो वैज्ञानिक जो होंगे वे लोग स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, अपने मन से या फिर अपने स्वतंत्रता के साथ जो है वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं या फिर नया नया प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग
एक नया टॉपिक प्रभावी नेतृत्व और आवश्यक नेतृत्व कौशल के बारे में। ठीक है, प्रभावी नेतृत्व क्या होता है एंड आवश्यक नेतृत्व कौशल क्या होता है। तो प्रभावी नेतृत्व का अर्थ है अपने संगठन या टीम को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, उनका मार्गदर्शन करना और एक सकारात्मक माहौल बनाना जिसमें सभी लोग अपने सर्वोत्तम प्रयास कर सके। ठीक है, एक अच्छे नेता के पास कई महत्वपूर्ण नेतृत्व कौशल होते हैं जो संगठन की सफलता के लिए अति आवश्यक होता है। तो क्या क्या नेतृत्व कौशल है, एक लीडर के पास क्या क्या कौशल होना चाहिए, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उसके पास विजन होना चाहिए, नज़रिया होना चाहिए। एक प्रभावी नेता के पास दूरदृष्टि होती है और वह अपने संगठन के भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसका संगठन जो है वो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्या क्या मांगे रख सकती है, फिर कहाँ तक जो है वो जा सकता है। तो वो आपका विजन हो गया। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, एक अच्छा नेता अपनी टीम को सशक्त बनाता है, उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और उनके कौशल का सम्मान करता है। ठीक है, देखिए ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नज़रिया हो गया, सशक्तिकरण हो गया, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्ज्ञान, निर्णय लेने में अंतर्ज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर तब जब त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता हो। ठीक है, लीडर के पास जो कभी कभी ऐसा उनके पास समय आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि उन्हें जो है वो अति त्वरित जो है वो तुरंत क्विकली डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये गुण उनके पास होना चाहिए एंड डिसीजन भी लेगा तो राइट डिसीजन। ठीक है, तो अनुभव और ज्ञान के आधार पर लिए गए अंतर्ज्ञानी निर्णय अक्सर सही साबित होते हैं। अगला है आपका संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। एक प्रभावी नेता को स्पष्ट और प्रभावी रूप से संवाद करना आना चाहिए। ठीक है, तभी वो अपना बात अगले इंसान तक रख सकता है, अगले व्यक्ति तक रख सकता है। तो बिल्कुल ये होना ही चाहिए। आगे है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। टीम के सदस्यों को प्रेरित करना, उन्हें उत्साहित रखना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगर वो लीडर है तो जाहिर सी बात है उनका जो टीम है, ठीक है, उनको वो मोटिवेट करे, हमेशा उत्साहित करे। निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनके पास होना चाहिए ताकि वो त्वरित जो है वो कोई डिसीजन ले सकता है, इफेक्टिव निर्णय ले सकता है। टीम वर्क, एक अच्छे नेता को टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए और टीम के हर सदस्यों को महत्व देना चाहिए, सभी के विचारों को सम्मान करना चाहिए। टीम के सामूहिक प्रयासों से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। तो ये आपका कुछ कौशल था, इंपॉर्टेंट कौशल था, नेतृत्व कौशल, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है। ओके, देखते हैं नेतृत्व से संबंधित एक नया टॉपिक, नेतृत्व के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण। देखिए, नेतृत्व अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण यह समझने में मदद करते हैं कि एक प्रभावी जो नेता है, इफेक्टिव लीडर बनने के लिए किन गुणों और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है जो नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है आपका विशिष्टता सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रभावी नेता यानी कि इफेक्टिव लीडर में कुछ विशेष जन्मजात गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो जो लीडर होता है उनके पास कुछ जन्मजात गुण पाए जाते हैं जो बाकी सबसे उनको जो है वो अलग बनाता है। इसमें ऐसे गुणों पर जोर दिया जाता है जैसे आत्मविश्वास। इनका कहना है कि ये जो आत्मविश्वास वाला गुण है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, संचार कौशल है, बुद्धिमत्ता है, दूरदृष्टि देखने की जो क्षमता है, ये सब उनमें जन्मजात पाई जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है और इसे विकसित करना कठिन होता है। इस गुण सिद्धांत के इसे जो है वो गुण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा। आगे है आपका आकस्मिक सिद्धांत यानी कि कंटिजेंसी थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की सफलता परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, नेतृत्व की जो सफलता है, जो नेतृत्व करने की जो एबिलिटी है, गुण है, वो किस में डिपेंड करेगी, परिस्थिति में। ठीक है, सिचुएशन में। परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। इसे स्थितिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका समूह सिद्धांत यानी कि ग्रुप थ्योरी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक नेता अपने समूह को कैसे प्रभावित करता है और उनके साथ कैसे व्यवहार करता है एंड इसी कारण इसको व्यवहारिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि पूर्णतः ये जो सिद्धांत है आपका व्यवहार पे आधारित है कि एक नेता जो है अपने जो अनुयायी है या फिर अपने जो टीम है, समूह है, उनके साथ कैसा
व्यवहार करता है। इसमें समूह के भीतर नेतृत्व की भूमिकाओं, कार्य विभाजन और आपसी संबंधों पर ध्यान दिया जाता है। समूह के सदस्यों को प्रेरित करना, सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। लास्ट सिद्धांत है आपका प्रेरक सिद्धांत यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा नेता अपने अनुयायियों को या फिर अपने जो टीम है, अपने समूह को प्रेरित करके संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी कि उनको मोटिवेट करता है, एंड जिससे उनके जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा। इसमें प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों जैसे कि मास्लो के आवश्यकता, अच्छा ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। एक नेता अपने अनुयायियों की जरूरतों को समझता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो आपका इसमें ये जो है वो प्रेरक सिद्धांत में देखने को मिलता है कि लीडर जो होता है अपने टीम का जो नीड है, उनके जो ज़रूरत है उनको समझेगा और उन्हें यहाँ पे प्रोत्साहित करेगा। तो इतना चीज़ें आपको नेतृत्व चैप्टर में पढ़ना था। अगर आप इतना चीज़ें पढ़ चुके तो हो सकता है आपके एग्जाम में जितना भी सवाल बने, ठीक है, इसी से बनेगा एंड आसानी से जो है आप सभी सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ PYQ जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। पहला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। नहीं है पूछा गया है। तो नेतृत्व कौशल मैंने आपको बता दिया, लीडरशिप स्किल, नजरिया होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, अंतर्ज्ञान होना चाहिए, धमकी, धमकी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है। सेकंड सवाल है आपका, एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो देखिए, इफेक्टिव जो लीडर होता है वो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान तो करना होगा, उनका जो टीम है उनका यहाँ पे क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा एंड रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, खुलापन होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क तो इसका मेन समझ लीजिए कि मेन पॉइंट है। विघटन नहीं होना चाहिए, डिसइंटीग्रेशन की कोई बात यहाँ पे नहीं की जाती है। ठीक है, मिलजुल कर रहना यहाँ पे एक लीडरशिप का गुण है कि जितना भी उनका टीम है वो ग्रुप में ही रहे, यही बेटर होता है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मैंने आपको बताया था, इसी को हम लोग डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप कहते हैं। फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था नेतृत्व की निर्देशात्मक शैली या निर्देशन शैली, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है। देखिए, कार्यबल यानी कि वही आपका टीम समझ लीजिए। ठीक है, टीम के पास जो है या फिर वर्कफोर्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसके पास जो है वो बहुत कम इनपुट होगा या फीडबैक होगा। तो डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यानी कि यही जिसको हम लोग ऑटोक्रेटिक कह रहे थे या फिर ऑटोक्रेटिक जिसको नाम दिए थे, ठीक है, या ऑथोरिटेरियन लीडरशिप जिसको नाम दिए थे, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे लीडर का काम है, वही निर्णय करेगा, वही डिसीजन वगैरह जो भी है सब वही करेगा। आगे है आपका, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है। अच्छा, कंसल्टेटिव स्टाइल। तो कंसल्टेटिव स्टाइल में क्या होता था कि लीडर जो होता था वो सजेशन लेता था, सबका सजेशन यहाँ पे लेगा, सबसे यहाँ पे राय वगैरह सब कुछ लेगा, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो खुद देता था। तो नेता यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 2024 में जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी और अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बोल दिया है कि नेता के न्यूनतम इनपुट, यानी कि नेता का भूमिका जो है यहाँ पे बहुत कम होना चाहिए, नेता बहुत कम जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्टिव होना चाहिए, नेता का पार्टिसिपेट जो है वो यहाँ पे ना के बराबर होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग स्टाइल में तो पूर्णता होता है, नेता पे ही डिपेंड करेगा, ये आपका नहीं होगा। कंसल्टेटिव स्टाइल में इसमें भी डिसीजन आपका वही करता है। पार्टिसिपेटिव में आपका ये आपका तो डेमोक्रेटिक वाला हो गया, मिलजुल के करेगा। डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो है वर्क या फिर टीम जो कहेंगे तो टीम की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है एंड इसी में आपका लीडर का जो भूमिका है वो न के बराबर होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है, डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशिष्टता का सिद्धांत, ट्रेट थ्योरी, जो कि आपका जन्मजात होता था। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये सवाल आपका 2023 में पूछा गया था। अच्छा, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हो सकता है आपके एग्जाम में, जिसकी संभावना है कि पूछा जा सकता है। पहला सवाल है आपका, नेतृत्व की कौन सी शैली में नेता स्वयं सभी निर्णय लेता है और अधीनस्थों को आदेश देता है? तो स्वयं निर्णय लेता है, तो अधिनायकवादी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक में क्या होता था, दोनों मिलजुल के यहाँ पे डिसीजन करते थे। प्रतिनिधि में आपका डिसीजन तो मिलजुल के करते थे, लेकिन यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन था वो आपका नेता खुद करता था। तो ये सब आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। सेकंड सवाल है, नेता अपने अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है या किस नेतृत्व शैली का विशेषता है? तो देखिए, अनुयायियों को पूर्ण स्वतंत्रता दे रहा है, तो वो आपका डेलीगेटिंग स्टाइल था लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि आपका स्वच्छंद शैली बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, कौन से नेतृत्व शैली में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं? तो सामूहिक निर्णय लिया जाता है तो आपका सहभागी हम कह सकते हैं, मिलजुल के। अधिनायकवादी तो होगा नहीं, उसमें आपका लीडर मुख्य होता है। निर्देशन शैली में आपका वही होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे सहभागी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सामूहिक निर्णय लिया जाएगा, मिलजुल के लिया जाएगा, ठीक है। कौन से शैली रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती है? तो रचनात्मकता कहाँ पे देखने को मिलेगी? जहाँ पे आपको टीम को या फिर जो समूह है उनको यहाँ पे स्वतंत्रता दी जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं प्रतिनिधि शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लास्ट वाला जो बताए थे वही आपका प्रतिनिधि शैली, ठीक है। नेतृत्व का अर्थ क्या है? समूह को मार्गदर्शन करना, आदेश देना, नियंत्रण करना, कार्य सौंपना। तो समूह का मार्गदर्शन करना। नेतृत्व की कौन सी शैली सबसे अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है? तो सबसे अधिक लोकतांत्रिक मानी जाती है तो अधिनायकवादी, सहभागी, मुक्तहस्त, तानाशाही। तो ये आपका सही हो जाएगा मुक्तहस्त, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये आपका नहीं होगा, सहभागी। सहभागी आपका बिल्कुल सही है, जिसमें मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक मानी जाती है, ये बिल्कुल सही है, बी वाला। नेतृत्व की कितने प्रमुख शैलियाँ होती है? तो 4 बता चुके थे। 8वां आपका, सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली जो है वो लोकतांत्रिक मानी जाती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अगला सवाल है आपका कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत स्थितिगत नेतृत्व को परिभाषित करता है? तो आकस्मिक सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो संचार कौशल, ठीक है। संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल एक लीडर में होना अत्यंत जरूरी है। चलिए अगला सवाल है आपका, लीडरशिप ग्रिड का विकास किसने किया था? तो इसको अलग से याद रखिएगा, ब्लेक और माउटन, ठीक है। ब्लेक और माउटन के द्वारा जो है वो लीडरशिप ग्रिड का आविष्कार किया गया था। 12 है आपका, अधिनायकवादी नेतृत्व में निर्णय कैसे लिया जाता है? यानी कि ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप हुआ करता था उसमें नेतृत्व कैसे लिया जाता था? तो नेता स्वयं निर्णय लेता था, ठीक है। चलिए अगला है आपका, कौन सा नेतृत्व सिद्धांत नेता में जन्मजात गुणों को महत्व देता था? तो गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेड थ्योरी में आपको जो है वो जन्मजात गुणों को यहाँ पे जो है वो मुख्य भूमिका यहाँ पे दी जाती थी, मुख्य भूमिका जो वो यहाँ पे कह सकते हैं कि दी जाती थी, ठीक है। अगला है आपका, एक प्रभावी नेतृत्व की विशेषता क्या होनी चाहिए? अहंकार बिल्कुल नहीं, आदेशात्मक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता, ये अत्यंत जरूरी है। निर्णय लेने की क्षमता जो है वो इफेक्टिव लीडर में होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए 15 है आपका, कौन सा नेतृत्व स्टाइल टीम को निर्णय में शामिल करता है? कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो टीम को शामिल करेगा? तो टीम को शामिल लोकतांत्रिक में किया जाता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक में किया जाता है। 4 टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल बताए हैं वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का, इस जो टॉपिक है आपका उसका मेन पॉइंट कह सकते हैं, मेन एक सेंटर कह सकते हैं। वहाँ से अत्यधिक प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। 4 टाइप्स के बताए थे, तो ये आपका लोकतांत्रिक हो गया। अगला है आपका, कौन से नेतृत्व सिद्धांत में समूह गतिशीलता पर ध्यान दिया जाता है? तो समूह गतिशीलता आपका क्या था? व्यवहारिक सिद्धांत, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 है आपका,
नेतृत्व की कौन सी शैली कर्मचारियों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है? देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किसमें आपको रचनात्मकता देखने को मिलती है, तो इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। हिंदी नाम आपको अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन इंग्लिश नाम आपका यहाँ पे दे रखा है। आप इसका जवाब स्वयं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि साथी समूह क्या होता है, पीयर ग्रुप क्या होता है। तो आसान शब्दों में समझा जाए तो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वह अपने उम्र के बच्चों के साथ समूह या टोली बनाना पसंद करता है। एंड ये चीज आपने भी अनुभव किया होगा कि जब आप स्कूल जाते होंगे बच्चा के टाइम में, तो आप अपने हम उम्र यानी कि अपने समान एज वाले बच्चों के साथ ग्रुप बनाना पसंद करते होंगे। इससे इसे साथी समूह या पीयर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यह समूह बच्चे के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में मदद करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप अपने हम उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, हर तरह का विकास आपको देखने को मिल सकता है। भावनात्मक विकास कहने का मतलब कि आप लोग अटैच हो जाते हैं, आप लोग का फीलिंग वहां पे आप लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपने भाव को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका, इसी को हम लोग पीयर ग्रुप के नाम से जानते हैं। आगे है साथी समूह की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताओं को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि बच्चा व्यक्तिगत खेलों की बजाय सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। यानी कि इस टाइम क्या होगा कि बालक अकेले खेलना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि उस टाइम अगर घर में उसको अकेले कोई ऐसा गेम दे दीजिए जो अकेले खेलेगा, तो वो उस चीज को पसंद नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सामूहिक खेल को पसंद करेगा, यानी कि ऐसा खेल जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, ग्रुप में खेलना पसंद करेगा। आगे है टोली बनाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यानी कि वही गैंग फॉर्मेशन, यानी कि ग्रुप बनाने की जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, वो उसमें डेवलप हो जाता है। आगे है बच्चा परिवार से अधिक अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता है। सही बात है। ठीक है, बच्चे अच्छे बुरे व्यवहार अपने समूह से सीखते हैं। देखिए, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, बच्चे में क्या होता है, बच्चा लोग जैसे संगत में रहेंगे उसी तरह से उसका वहां पे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अच्छे संगत में रहेंगे तो अच्छा व्यवहार सीखेंगे, बुरा संगत में रहेंगे तो बुरा व्यवहार सीखेंगे। तो ये सब नॉर्मल सी बात है। और इसमें क्या देखा जाता है कि साथी समूह में, पीयर ग्रुप में, लड़के जो होते हैं वो अधिक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जबकि लड़कियां जो है वो अधिक स्वतंत्र नहीं होती है। एंड ये लोग जो है क्या करते हैं, अत्यधिक आपको देखने को मिलेगा कि घरेलू कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वहीं पे लड़का लोग क्या होगा, स्वतंत्र रहेगा, आराम से कहीं भी घूमने फिरने चल जाता है, कहीं भी खेलने के लिए चल जाता है। तो वहां पे फ्रीडम जो है वो ज्यादातर लड़के को देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत, पीयर ग्रुप के अंतर्गत, समूह, साथी समूह के अंतर्गत। ठीक है, आगे है कल्पनात्मक खेलों से बच्चे तेजी से सामाजिक गुण सीखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे है आपका साथी समूह के कार्य, फंक्शन ऑफ पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप से क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या कार्य देखने को मिलता है। तो पहला चीज तो वही समाजीकरण। आप लोगों के बीच में रहेंगे, बहुत सारे बच्चों में के बीच में रहिएगा, ग्रुप के बीच में रहिएगा, तो आपका समाजीकरण होगा। समाजीकरण क्या है, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, यानी कि समाज के द्वारा जो कुछ भी आप सीखते हैं, ठीक है, समाज के अनुरूप आप ढलते हैं, तो वही समाजीकरण का हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, समाजीकरण देखने को मिलेगा। समूह बच्चों को सही व्यवहार करना सिखाता है। समूह में अगर आप रहेंगे, अच्छे समूह में रहेंगे, तो आप अच्छा व्यवहार करना सीखेंगे। वे सहयोग और टीम वर्क सीखते हैं। समाज में कैसे रहना है यह समझने में उनको मदद मिलती है। किसके थ्रू, पीयर ग्रुप के थ्रू, यानी कि साथी समूह के थ्रू आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। आगे है आपका व्यवहार में बदलाव। अगर आप पीयर ग्रुप में रहते हैं, साथी समूह में रहते हैं, तो आपके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलेगा। साथी समूह के बच्चे के व्यवहार को सुधारने में मदद करता है। यानी कि अगर आप ग्रुप में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो बिहेवियर है वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि बदलाव देखने को मिल सकता है। समूह का खुला माहौल आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, बच्चा अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगता है। ग्रुप में रहिएगा तो वहां पे आपको, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अपना अपना तर्क देंगे, सबको अपना अपना जो वो लॉजिक को रखेंगे, बात को रखेंगे, तो वहां पे आप अच्छा और बुरा में फर्क समझ सकते हैं। तो ये भी आपका ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम भावना, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना। ठीक है, बच्चे महसूस करते हैं कि वे किसी समूह का हिस्सा है। यह भावना उन्हें सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाती है।
यानी कि वे लोग साथ में हैं, मिलजुल के रहेंगे। यूनिटी, एकता, यानी कि वे लोग महसूस करते हैं कि वे लोग एकता में हैं। एंड किसी से आप लोग भी देखिएगा कि जब बच्चे लोग ग्रुप में रहते हैं तो वो लोग किसी से ज़्यादा डरते भी नहीं हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, सेल्फ डिपेंड महसूस करते हैं। समूह में रहकर वे नए विचार और भावनाएं विकसित करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के बीच में रहिएगा, बच्चों के बीच में रहिएगा तो नए विचार आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सब एक नॉर्मल जनरल सा जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कार्य जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा चहुमुखी विकास यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इसी को सर्वांगीण विकास भी कहा जाता है। समूह में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों के अवसर मिलते हैं। यह मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में सहायक होता है। बच्चे सीखने और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के योग्य बनते हैं। ठीक है, बच्चे सीखने और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने के योग्य बनते हैं अगर वे पीयर ग्रुप में रहते हैं, यानी कि साथी समूह में रहते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है जो आपको बच्चों में दिखाई देंगे अगर वो पीयर ग्रुप में रहेंगे तो। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की शिक्षा उनको मिलती है। साथी समूह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। वे अपनी समस्याओं को खुद हल करना सीखता है। समूह में रहकर जिम्मेदार बनना और दूसरों की मदद करना सीखता है। ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वे लोग क्या करेंगे, एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो ये सब गुण आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि जितना भी मैंने अभी आपको कार्य के बारे में बताया कि साथी समूह के क्या क्या कार्य हैं, तो उनको अगर शॉर्ट में देखा जाए, संक्षिप्त में देखा जाए, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि साथी समूह बच्चों के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें दोस्ती, सहयोग, आत्मनिर्भरता, टीम वर्क और जिम्मेदारी सिखाता है। साथी समूह से बच्चा समाज में रहने की सही तरीके सीखता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का थ्योरी का क्लास। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अगर आप इसी टॉपिक को अगर आप किसी भी बीएड के गाइड बुक से पढ़िएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत कम चांस है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि किताब का जो लैंग्वेज है बहुत ही उलझाव टाइप का एंड हार्ड वर्ड का यूज वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बहुत ही कठिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। एंड अगर आप स्वयं एक बार पढ़ना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि आरकेएम स्टडी सेंटर में भी जो है आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने आपको शिवांगन पब्लिकेशन का एक पीडीएफ अपलोड कर दिया है। वहां से आप लोग पूरे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत यहाँ पे यही चांस बनता है कि आपको जो ये सब टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कहानी टाइप का जो वो सभी चीज़ों को भर दिया गया है एंड आसान शब्दों में नहीं लिखा गया है। तो हमारा काम क्या है कि जितना भी कंटेंट आपको किताब में दिया गया है, जितना भी कंटेंट आपको सिलेबस में पढ़ना है, उन सभी कंटेंट को अच्छे से आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तब आप जो अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका यहाँ पे टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, हालांकि यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, साथी समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकेले रहना सीखना नहीं, सामाजिकता और सहयोग बढ़ाना। अगर आप पीयर ग्रुप में रहते हैं तो आप में सामाजिकरण का विकास होगा, सहयोग की भावना आप में बढ़ेगी। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। आगे है साथी समूह पीयर ग्रुप बनने की प्रक्रिया किस उम्र में अधिक विकसित होती है? तो ज्यादातर ये चीज देखने को मिलेगा आपको बाल्यावस्था में, 6 से 12 वर्ष के दौरान जो है वो ज्यादातर बच्चे जो है वो पीयर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, साथी समूह बनाना पसंद करते हैं या फिर उसमें रहना पसंद करते हैं। सेम है टोली बनाने, गैंग फॉर्मेशन की प्रवृत्ति किस आयु वर्ग में देखने को मिलती है? तो सेम वही 6 से 12 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथी समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को अनुशासनहीन बनाना नहीं, अनुशासनहीन बनाना गलत हो जाएगा। अलग थलग करना नहीं, साथी समूह का मतलब ही होता है कि बच्चे संगठित होकर रहें, यूनिटी उनमें रहे। बच्चों को परिवार से दूर करना गलत, आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों का समूह बच्चों में किस भावना को विकसित करता है? अकेले रहने की, डरने की, हम भावना। हम भावना के बारे में मैंने जिक्र किया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हैविग हर्स्ट के अनुसार साथी समूह का एक कार्य क्या है? तो एक ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो है वो अपना साथी समूह के प्रति जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है, या फिर कह सकते हैं अपना बात कही है। इनका कहना था कि बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना,
ठीक है। इन्होंने कहा था कि साथी समूह से क्या होता है कि बच्चों में सामाजिक मूल्यों का जो है यहाँ पे विकास देखने को मिलता है। ठीक है, ओवरऑल कहा जाए तो सामाजिक विकास देखने को मिलता है, सोशल वैल्यूज डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा कि बच्चों को आलसी बनाना, बच्चों को परिवार से काटना, बच्चों को पढ़ाई से दूर करना। ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से सवाल पूछा जाए तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा कि आपको पीयर ग्रुप से क्या क्या चीजें होती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब गुण जो इतना भी अभी आपको बताया गया है, कार्य जितना बताया गया है, जितना भी विशेषताएं बताया गया है, वो सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा तो आप सही जो है वो टिक कर पाइएगा। साथी समूह का एक व्यवहार में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण क्या है? साथी समूह का व्यवहार में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण क्या है? तो खुला और आजाद वातावरण, माता पिता का दबाव, स्कूल का डर, अकेलापन। तो खुला और आजाद वातावरण होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि साथी जो समूह है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। साथियों का समूह बच्चों में कौन सा महत्वपूर्ण गुण विकसित करता है? आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ डिपेंड वे लोग बनते हैं। आत्म केंद्रित स्वभाव, भय, समाज से अलगाव। समाज से अलगाव की बात तो नहीं करता है ये, बल्कि समाजीकरण का बात करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है साथी समूह बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है? साथी समूह यानी कि वही पीयर ग्रुप से क्या क्या होता है? तो ऑल राउंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बच्चों में, यानी कि सर्वांगीण विकास। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, संस्कारों, व्यवहारों को सीखता है और अपने जीवन में उन्हें अपनाता है। यह प्रक्रिया बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलते रहती है। यानी कि समाजीकरण क्या है? समाज से सीखना। ठीक है, समाज से चीज़ों को सीखना जिसमें आपका नियम हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा, सामाजिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो बालक समाज से सीखता है और उसको अपने जीवन में अपनाता है। तो इसी को क्या कहेंगे? समाजीकरण। समाज के अकॉर्डिंग जो वो खुद को ढालता है, तो ये सब समाजीकरण कहलाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए, समाजीकरण और बाल विकास दोनों में अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या संबंध है? तो देखिए बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बालक का कोई भी विकास आप ले लीजिए, बिना समाज के वो विकास परिपूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वो आपका उनका बौद्धिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक हो गया, भावनात्मक हो गया, नैतिक विकास हो गया, किसी भी तरह के विकास को यहाँ पे परिपूर्ण करने के लिए समाज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, समाज चाहिए। तो विकास में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वह समाज से बहुत कुछ सीखता है। यह सीखने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है? शैशवावस्था से शुरू हो जाती है, लेकर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था तक चलते रहती है। यानी कि समाजीकरण आपका जीवन भर चलते रहता है। कब से स्टार्ट होता है? शैशवावस्था से। ठीक है, एंड इसी कारण आपका बालक का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, नैतिक विकास जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर कह सकते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब है कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के सिद्धांत। समाजीकरण से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने जो है वो अपना अपना सिद्धांत दिया है, तो आपको सभी चीजें याद नहीं करनी है, बस आप नाम को याद रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये टॉपिक आपका ये जो स्लाइड है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, बस आप कुछ चीजें जानकारी के पर्पज के लिए जो है वो ध्यान रख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इनको याद नहीं भी रखिएगा तो चल सकता है। ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। समाजीकरण को समझने में कई विद्वानों के विचार मददगार होते हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक इनको कहा जाता है, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान होता है। तो बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निर्माण है, जो पर्सनैलिटी है, ठीक है,
उसका वहाँ पे जो है वो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आपका समाज का योगदान होता है। यह स्टेटमेंट किसका था? तो सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, इनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होता है उसमें आपका समाज का योगदान देखने को मिलता है। एमिल दुर्खिम, ठीक है, एमिल दुर्खिम है ये, एमिल दुर्खिम। इनका कहना है कि सामाजिक नियमों और परंपराओं को अपनाने पर जोर देते हैं। ठीक है, सामाजिक नियमों और परंपराओं को अपनाने पर जोर देता है कौन? तो समाजीकरण। ठीक है, आगे है जॉर्ज मीड। जॉर्ज मीड, तो इनका कहना था कि समाज के साथ बातचीत से व्यक्ति की पहचान बनती है और इसे जो है वो समझाते हैं। ठीक है, तो समाज के साथ बातचीत करने से व्यक्ति की जो है पहचान बनती है। तो ये बात आपका जॉर्ज मीड का कहना है। चार्ल्स कूले, दूसरों की राय से हमारी छवि बनती है। ठीक है, इनका कहना है कि दूसरों की राय से जो है हमारी छवि बनती है। एंड ये स्टेटमेंट जो है वो समाजीकरण के अंतर्गत इन्होंने दिया है। एरिक एरिक्सन का कहना है कि व्यक्ति के विकास को अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप नाम को याद रखिएगा। 5 नाम आया है: सिगमंड फ्राइड, एमिल दुर्खिम, जॉर्ज मीड, चार्ल्स कूले, एरिक एरिक्सन। पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जो है वो समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं। तो ऊपर से जो है वो आप जानकारी को ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए समाजीकरण के मुख्य साधन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि बालक का जो समाजीकरण होता है वो आपका कहाँ कहाँ से देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ से वो चीज़ों को सीखता है। तो पहला तो आपका परिवार हो गया, परिवार से वो चीज़ों को सीखेगा। देखिए बच्चे की जो पहली पाठशाला होती है वो आपका परिवार ही होता है। वो सबसे पहले जब जन्म लेता है, जन्म के पश्चात वो सबसे पहले जो है वो अपने माता पिता से चीज़ों को सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, जहाँ पे वह बोलना सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा, सामाजिक मूल्यों को सीखेगा। दूसरा है विद्यालय। अब देखिए परिवार के बाद आपका जो है यहाँ पे वो ज़्यादातर चीज़ों को विद्यालय जब जाने लगता है तो वहाँ पे अनुशासन को सीखेगा, नैतिकता का बोध उनमें देखने को मिलेगा, नैतिकता सीखेगा। नैतिकता कहने का मतलब क्या सही है क्या गलत है, सही गलत का पहचान करना सीखेगा। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से उनमें समाजीकरण होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यही तीनों के कारण जो है आपको बालक में विद्यालय के द्वारा जो है वो समाजीकरण देखने को मिलेगा। तीसरा है समुदाय और पड़ोस, पास पड़ोस, यानी कि तीसरा जो मुख्य जगह है वो है समुदाय से, समाज से, आस पड़ोस से। तो आसपास के लोग बच्चों को समाज में रहने और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। तो समाजीकरण कहाँ कहाँ से हो रहा है? एक परिवार से, विद्यालय से भी चीज़ें सीखी जा रही है, समुदाय और आस पड़ोस से भी चीज़ें सीखी जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो मित्र दोस्त यानी कि फ्रेंड से लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। दोस्ती के माध्यम से सहयोग की जो गुण है, सामूहिकता और समाज में घुलने मिलने की कला सिखाई जाती है। आगे खेल और मनोरंजन। खेल और मनोरंजन के द्वारा भी बच्चे में समाजीकरण देखने को मिलता है। खेल कूद से टीम वर्क होता है। खेल कूद में क्या होता है कि बच्चे टीम बनाते हैं, समूह बनाते हैं, टीम बनाते हैं, उनमें अनुशासन का पालन करते हैं, नैतिकता का वहाँ पे विकास देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे है धर्म। धर्म में भी आपका नैतिकता हो गया, आस्था हो गया, मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो समाजीकरण कहाँ कहाँ से आपको देखने को मिला? परिवार से हो गया, आस पड़ोस से हो गया, विद्यालय से हो गया, मित्र से, खेल और मनोरंजन से, धर्म के माध्यम से। ठीक है, ये सब सभी जगह से आपको जो है वो समाजीकरण देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। अब देखिए समाजीकरण की परिभाषाएं। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समाजीकरण का जो है वो अपने आधार पे अलग अलग परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा को लिखा गया है, खास करके ये तीनों को याद रखिएगा। जैसे पहला है रॉस। तो इनका कहना है कि समाज में हम की भावना और सहयोग करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया है। यानी कि इन्होंने समाजीकरण को डिफाइन कुछ इस तरह से किया है। इन्होंने कहा कि समाज में हम की भावना और सहयोग करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। हम की भावना यानी कि हम सब साथ हैं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, एंड मिलजुल के जब रहते हैं तो आपस में सहयोग करने की क्षमता होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो डिफाइन किया गया है रॉस के द्वारा। दूसरा है जॉनसन। तो इनका कहना है
समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो ये सब स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादातर एज इट इज़ आपको याद रखना होता है, क्योंकि ये सब दिया गया स्टेटमेंट है एंड उसी टाइप से पूछा जा सकता है। आगे फीचर, इनका कहना है कि सामाजिक व्यवहारों को अपनाने और उसके अनुसार ढलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, सामाजिक व्यवहार और समाज में जैसा भी व्यवहार किया जाता है, जैसा भी नियम चलता है, उन सभी चीज़ों को अपनाना, उसके अकॉर्डिंग खुद को अनुकूल करना, खुद को ढालना, ये जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पे समाजीकरण कहा जाएगा। और ये बात किसने कही? तो फीचर। फीचर कौन है? तो फीचर आपका एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो आई होप कि आपको अभी तक जितना भी चीज़ें बताई गई वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है आपका समाजीकरण की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट है आपका, समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पहला है आपका सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण जब हो जाता है बच्चे में, तो बच्चों में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या क्या प्रॉफिट, क्या क्या फायदा जो है वो देखने को मिलेगा, क्या क्या विशेषताएं हैं समाजीकरण का। तो सीखने की प्रक्रिया, तो समाजीकरण से क्या होता है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियम को सीखेगा, संस्कार को सीखेगा, संस्कृति को सीखेगा और सीखने के बाद उसको क्या करेगा? अपनाएगा। तो इसी कारण से इसको कह दिया गया कि समाजीकरण जो है वो एक सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि बालक इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता है। दूसरा है पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का हस्तांतरण, यानी कि समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जो संस्कार है, जो धर्म वगैरह है, ये सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उनका ट्रांसफर देखने को मिलता है। ठीक है, समाजीकरण के जरिए समाज की परंपराएं, रीति रिवाज हो गया, मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, और ये भी आपका समाजीकरण है। आगे है विभिन्न संस्थाओं की भूमिका। अब विभिन्न संस्थाओं की भूमिका कौन कौन है इसमें, तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति हो गया, स्कूल हो गया, अच्छा व्यक्ति, स्कूल, परिवार, मित्र, धर्म, खेल और अन्य सामाजिक समूहों से सीखता है। व्यक्ति कहाँ कहाँ से सीखेगा? तो स्कूल से सीखेगा, परिवार से सीखेगा, मित्र से सीखेगा, धर्म स्थल कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी धर्म हो गया, खेल हो गया, बहुत सारी गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चा सीखता है, उनका समाजीकरण होता है। तो ये भी आपका हो गया विभिन्न संस्थाओं जिसके अंतर्गत आपका हो गया स्कूल हो गया। ठीक है, कोई धर्म स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, तो ये सब को संस्था माना गया है। ठीक है, आगे है व्यक्तित्व का विकास। तो समाजीकरण के कारण क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखने को मिलता है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास देखने को मिलता है, किसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। समाजीकरण व्यक्ति की सोच, व्यवहार और आत्मिक विकास में मदद करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी। इसके अलावा और भी है कि समाजीकरण जब किसी का हो जाता है तो वो जैविक से सामाजिक प्राणी बन जाता है। देखिए, जब बच्चा जन्म के समय इंसान केवल एक शारीरिक यानी कि जैविक प्राणी होता है, लेकिन समाजीकरण उसे बोलना सिखाता है, व्यवहार करना सिखाता है, सामाजिक रूप से जीना सिखाता है। जब वो समाज में आता है, जिसके अंतर्गत मैंने बोला कि परिवार भी आ जाएगा, तो जब वो अपने परिवार में आ जाएगा तो वहाँ से क्या होगा? बोलना सीखेगा, समझना सीखेगा, व्यवहार करना सीखेगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि जैविक से सामाजिक प्राणी वो बन जाता है। आगे हर उम्र में सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है? आपका जीवन पर्यंत चलते रहता है। हर प्रत्येक उम्र में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीखी जा सकती है। व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में, चाहे वो आपका बचपन हो गया, किशोरावस्था हो गया, वयस्का अवस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, तो प्रत्येक चरण में समाजीकरण उनमें जो है वो देखने को मिलेगा, समाजीकरण का विकास देखने को मिलेगा। समाजीकरण से नए गुण वे लोग सीखते रहते हैं। आगे है आपका सामाजिक संबंधों का विकास। समाजीकरण से व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करता है, रिश्ते बनाता है, समाज में सही तरीके से रहना सीखता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि वे लोग सामाजिक संबंधों का विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतना आपको 7 ठो जो विशेषताएं बताई गई एंड ये सभी आपको ध्यान में रखना है, खास करके जितना भी हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं समाजीकरण के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। तो सामान्यतः जो समाजीकरण है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, जिसको हम लोग
गौण समाजीकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बात कही गई है, प्राथमिक समाजीकरण क्या है। तो यह जीवन का पहला समाजीकरण होता है जो बचपन में शुरू होता है। इसमें बच्चे अपने माता पिता, परिवार और नज़दीकी लोगों से बोलना, व्यवहार करना और सामाजिक नियम सीखते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है कि कैसे खाना खाना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए और सही गलत का फर्क क्या होता है। तो यह सभी चीज़ें जो है वो कहाँ से सीखेगा, वो अपने परिवार से सीखेगा, माता पिता से सीखेगा, नज़दीकी लोगों से सीखेगा। और ये सभी क्या है, आपका प्राथमिक समाजीकरण है। ठीक है, जब कोई भी बच्चा अपने परिवार से, माता पिता से, नज़दीक लोगों से सीखता है तो उस टाइम उनका प्राथमिक समाजीकरण होता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीयक समाजीकरण क्या है। तो द्वितीयक कह सकते हैं या फिर गौण समाजीकरण के नाम से जिनको जाना जाता है, तो यह तब शुरू होता है जब बच्चा घर से बाहर निकलकर स्कूल, दोस्तों, खेल के मैदान, समाज के अन्य हिस्सों से सीखना शुरू करता है। तो पहला वाला तो था केवल घर परिवार से सीख रहा था। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलकर सीखेगा, चाहे वह स्कूल हो गया, दोस्त का ग्रुप हो गया, खेल का मैदान हो गया, समाज के अन्य हिस्सा हो गया, तो ये सब आपका द्वितीय यहाँ पे समाजीकरण के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसमें वह बड़े समूहों में कैसे व्यवहार करना है, कैसे अनुशासन करना है और सामाजिक नियमों को कैसे अपनाना है, ये सभी चीज़ों के बारे में सीखता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को अनुशासन सिखाते हैं, खेल के मैदान में टीम वर्क और नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। यानी कि कहाँ पे क्या सिखाया जाता है इसके बारे में जिक्र किया गया है कि स्कूल में बच्चे को नियम सिखाया जाता है, बहुत सारी जानकारी दी जाती है। उसी तरह खेल के मैदान में उनको ग्रुप में कैसे रहना है, कैसे टीम वर्क करना है, मिलजुल के काम करना है, कैसे नियम का पालन करना है, ये सभी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय समाजीकरण। पहला था प्राथमिक समाजीकरण, ये है आपका द्वितीय समाजीकरण। ठीक है, अब देखते हैं एक टॉपिक, समाजीकरण की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि कौन से अवस्था में किस टाइप का या फिर कैसे जो है वो समाजीकरण होता है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसका क्रमिक विकास होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से समाजीकरण को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सी अवस्था में समाजीकरण का कैसा विकास होता है। जैसे कि अगर आप शैशव काल में देखेंगे या फिर शैशवावस्था में देखेंगे तो यहाँ पे भी समाजीकरण होता है। तो किस टाइप का, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म से ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगा, यानी कि बच्चा जो है वो किसी दूसरे को देखकर फॉलो करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर बच्चों में भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो शैशव काल में कैसे बच्चा सीखेगा, शैशव काल में कैसे बच्चा का समाजीकरण होगा। देखिए समाजीकरण का मतलब सीधा सीधी है कि वो आसपास के लोगों से, अपने परिवार से, माता पिता से कुछ चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ आपका समाजीकरण कहलाएगा। तो अनुकरण के प्रवृत्ति के आधार पे, यानी कि बच्चा जब काफ़ी बच्चा रहेगा, शैशव काल की अवस्था में रहेगा, तो वो दूसरों को देखकर कॉपी पेस्ट करेगा, यानी कि अनुकरण करेगा, फॉलो करेगा। जैसा जैसा अगला वाला इंसान करेगा उसी का यहाँ पे बच्चा जो है वो फॉलो करता है, उसी को देख के। तो अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पे बच्चों में जो है वो भाषा का विकास होता है, अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यानी कि ये भी तो एक तरह का सीखना ही है। ठीक है, दूसरा है माता पिता पर निर्भरता। तो शैशव काल में माता पिता पर निर्भर रहते हैं बच्चे। इसके अलावा प्रथम वर्ष तक बच्चों में शर्मीलेपन का भाव दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। प्रत्येक बच्चा जो है वो किसी दूसरे का ध्यान जो है अपनी ओर खींचने का हमेशा प्रयास करता है। तो ये सब गुण कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो शैशव काल में, इन्फेंसी में। दूसरा है आपका बाल्यावस्था, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसके बाद हम लोग उत्तर बाल्यावस्था के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को बारे में देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बच्चों में आक्रामकता की प्रवृत्ति, अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति है। ठीक है, इसके अलावा आपस में झगड़ने की जो गुण है वो देखने को मिलता है इस अवस्था के दौरान। अभिभावक के निर्देशों को इनकार करने की प्रवृत्ति है, यानी कि कोई भी पेरेंट्स उनसे कुछ कहेंगे तो उनके ऑर्डर को, आदेश को जो वो यहाँ पे नेगलेक्ट कर देगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं नहीं मानेगा।
सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास देखने को मिलेगा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये सभी गुण आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम आपको जो है यूनिट 2, ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने आपको ये सब चीजें के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था में अगर देखा जाए तो उत्तर बाल्यावस्था में किस तरह से बच्चा सीखता है, किस तरह से उसका समाजीकरण होता है, उसके बारे में। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रतियोगिता की भावना विकास हो जाता है, यानी कि कंपटीशन, जो दूसरे बच्चों के साथ जो कंपटीशन होता है उसकी भावना बढ़ जाएगा। सहानुभूति की भावना का विकास हो जाएगा, सिंपैथी, ठीक है, वो दूसरों को देख के सिंपैथी दिखाएगा, ठीक है, सहानुभूति प्रकट कर सकता है। बालकों में पक्षपात एवं भेदभाव की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। ठीक है, भेदभाव करने लगते हैं बच्चे, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को देखकर भेदभाव करेंगे, ठीक है, पक्षपात करेंगे। इसके अलावा बालकों में दायित्व एवं जवाबदेही का विकास हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह जो है वो थोड़ा थोड़ा आने लगती है, दायित्व हो गया, इसके अलावा जवाबदेही का, ये सब चीज़ों का विकास होने लगता है। चलिए आगे है आपका किशोरावस्था। अब किशोरावस्था में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैसे यहाँ पे समाजीकरण होगा। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि समाजीकरण की यह सबसे जटिल अवस्था है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा समाजीकरण करने में जो मुश्किलें आएगी वो आपका किशोरावस्था के दौरान ही देखने को मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट है समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करना। अब इस अवस्था में बच्चा क्या होता है कि सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो ग्रुप बना के रहना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है। आगे है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंग के प्रति आकर्षण का भाव इत्यादि देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि जो सेल्फ बिलीव है, आत्मविश्वास है, ठीक है, वो मजबूत होता है, बच्चा जो है वो खुद पे विश्वास करना सीखता है। ठीक है, इसके अलावा विषम लिंग के प्रति अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अपोजिट जेंडर के प्रति जो है वो यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है। आगे है मित्रों के चयन में नवीन मानदंड, अर्थात बालक एवं बालिकाएं दोनों समान विचार, समान मूल्य तथा समान उद्देश्य इत्यादि से संबंधित मित्रों का चयन करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किनको दोस्त बनाना है, किनको नहीं बनाना है, उसके लिए एक नवीन मानदंड बनाएगा, नवीन स्टैंडर्ड बनाएगा, नवीन टेक्निक कह सकते हैं, या फिर ठीक है नया नियम बनाएगा कि कैसे कैसे लोगों को दोस्त बनाना है, कैसे कैसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना है। ठीक है, तो समान विचार होना चाहिए, समान मूल्य होना चाहिए, समान उद्देश्य, ये सभी चीजें देखने को वहां पे मिलेगी। ठीक है, आगे है विचारक जोजेफ का मानना। ठीक है, विचारक है एक जोजेफ, ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, इनका स्टेटमेंट था, इनका कहना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात की जा सके। तो ये गुण आपने खुद भी अनुभव किया होगा। ठीक है, तो ये आपका किनका कहना है? जोजेफ का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं जितना भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को, इससे आपका थ्योरी जितना भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी हो जाएगा। हालांकि आज जितने भी सवाल को लिए गए हैं समाजीकरण से, वो आपका थोड़ा सा इसका लेवल हाई है, और जितने भी सवाल लिए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, टीचिंग एग्जाम में। ठीक है, तो सवालों को ध्यान से पढ़िएगा, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला है समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने यानी कि सीखने का। ठीक है, मित्रों के साथ सामाजिक बनने का, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो ये तो ऐसे ही आलोचना करना गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग इन तीनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो है वो समाज से चीजों को सीखता है, समाज के मूल्यों को सीखेगा, समाज से विश्वास करना सीखेगा, परंपराओं को सीखेगा, अपेक्षा करना सीखेगा। ठीक है, और सीखने के बाद क्या करता है? उस चीज को अपनाता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो है वो सामाजिक मूल्यों को, विश्वासों को, अपेक्षाओं को सीखता है, अर्जित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बालक के सामाजिक विकास का बुनियादी एवं प्रारंभिक कारक है, यानी कि बालक सर्वप्रथम कहाँ से सीखता है, कहाँ से उसका जो सामाजिक विकास है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो जवाब है वो अनेक किताबों में हो सकता है कि ये वाला मिले, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो सुटेबल जवाब होगा वो आपका घरेलू वातावरण होगा। यानी कि बालक का जो सामाजिक विकास का जो बुनियादी है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, तो घरेलू वातावरण से जो है वो वे लोगों का समाजीकरण होता है, और इसी के अंतर्गत उनका माता पिता भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है आपका, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है, ठीक है, इसके अलावा समुदाय का भी होता है, और आपका ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवार, समाज, समुदाय, ये तीनों आपका सही है। आगे है समाजीकरण सीखना है, जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कार्य कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह कथन जॉनसन के द्वारा दिया गया था, और इसके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? विशेषता मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है, समाजीकरण में चीजों को सीखा जाता है। सामाजिक जीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, तो बिल्कुल सही बात है, करता है। समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, बिल्कुल बनाता है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत दे रखा है, नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये सवाल आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एक बार आगे है, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है क्या करेगा, मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में, ठीक है, एक्टिव मेंबर के रूप में क्या करेगा, तो जो जो आवश्यक कौशल है उसको अर्जन करेगा, यानी कि सीखेगा। तो वही बात हो गया कि समाज से सीख रहा है एक एक्टिव मेंबर बन के, तो वही आपका क्या हो जाएगा, समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक प्रकार है? कंप्यूटर समाजीकरण गलत है। आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। मैंने आपको बताया था कि परिवार जो है वो आपका समाजीकरण का एक मुख्य भूमिका निभाता है समाजीकरण में, और ये आपका प्राथमिक कारक भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक वाहक। विद्यालय और पास पड़ोस, तो विद्यालय तो आपका द्वितीयक है, बिल्कुल सही बात है। पास पड़ोस, आस पड़ोस कह लीजिए या फिर पास पड़ोस कह लीजिए, तो बिल्कुल सही बात है, ये आपका द्वितीयक वाहक हो जाएगा। इसके अलावा विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय तो आपका द्वितीयक है लेकिन निकटतम परिवार के सदस्य दे दिया है, तो इसको आपको प्राथमिक कारक पे रखना होगा या फिर प्राथमिक वाहक के अंतर्गत रखना होगा। परिवार इसमें है तो ये भी प्राथमिक, परिवार इसमें है तो ये भी प्राथमिक। तो आपका क्या पूछा था, गौण वाहक, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। शिशुआवस्था के में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, शिशुआवस्था में बच्चे बहुत छोटे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा वो माता पिता पे डिपेंड रहेंगे। दूसरा है आपका, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे है, किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, बिल्कुल गलत बात। किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, पहला वाला पॉइंट में ही बताया था कि किशोरावस्था क्या होता है,
समाजीकरण का एक जटिल अवस्था होता है, यानी कि इस टाइम जो है वो इस एज में, इस उम्र में समाजीकरण बहुत बहुत कम होता है। बहुत कम जो है वो किशोर समाज के द्वारा सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो मन का मर्जी होते हैं, ठीक है। तो समाजीकरण उस टाइम जो है वो देखने को बहुत कम मिलेगा। तो समाजीकरण की अवस्था, ये अवस्था हो जाएगा के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन जो थर्ड वाला था तो वही आपका जो है गलत था, बाकी इसके अलावा सारा ऑप्शन सही था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे कूले, अच्छा नेक्स्ट सवाल है आपका, कूले के अनुसार समाजीकरण के प्राथमिक समूहों में किसे शामिल किया जाता है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो कूले एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो समाजीकरण के प्राथमिक समूह में ये सभी परिवार, पड़ोस और खेल समूह, इन सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, मनोविश्लेषण सिद्धांत या फिर इसी को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया है या फिर इसका जनक किसको कहा जाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो इन्होंने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वो दिया है, तो नाम याद रखिएगा। अगला है आपका विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए वो था आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये है आपका मनोसामाजिक सिद्धांत, दोनों आपका अंतर है। और इसका जो प्रतिपादन है, इसका जो जनक है वो एरिक्सन को कहा जाता है, ये भी आपका एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। आगे है समाजीकरण, वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वे वयस्क सीखते हैं, ठीक है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क जो है वो सीखते हैं। तो कहाँ से, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो सभी से बच्चे या फिर कोई भी कह ले, तो वे लोग कहाँ कहाँ से, इन सभी जगहों से जो वो सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने की अतिरिक्त ये करती है, में भी सहायता करती है, ठीक है। अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है, ये होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे जो है वो समूह में खेलने की बात कही जा रही है, तो उसके द्वारा क्या होगा, समाजीकरण देखने को मिलेगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। एक होता है सक्रिय एजेंसी, एक होता है निष्क्रिय एजेंसी, ठीक है। ये आपका निष्क्रिय होगा, और निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आपको सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। परिवार तो आपका सक्रिय हो जाएगा, क्लब वगैरह जितना भी है, समूह वगैरह, ये सब भी सक्रिय के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय, ये आपका क्या हो जाएगा, निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा, ठीक है। आगे है आपका, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात है, होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, बहुत थोड़ी, गलत बात है। विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला मुख्य कारक नहीं है। पहला मुख्य कारक तो आपका परिवार हो गया, माता पिता हो गए, ठीक है। तो क्या पूछा है कि क्या सत्य है, तो सत्य आपका यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सत्य है, बाकी सब असत्य है। चलिए अगला सवाल है आपका, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण का मतलब, तो सामाजिक मानदंडों को का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये आपका सही हो जाएगा। सामाजिक जो वातावरण है उसमें एडेप्टेशन करना, खुद को एडजस्ट करना, समायोजन करना, ये आपका यहाँ पे समाजीकरण का अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और डैश, यानी कि क्या क्या जो है वो समाजीकरण में सम्मिलित है। ये सवाल भी आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, अदर स्टेट का, ठीक है। तो विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, ठीक है, लेवलों में समायोजित करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो पूछा गया है कि समाजीकरण में सम्मिलित है क्या क्या, सांस्कृतिक संचरण और, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यक्तित्व विकास, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो चीज़ देखने को मिलेगा, व्यक्तित्व विकास देखने को मिलेगा, किसके द्वारा,
समाजीकरण के द्वारा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत विकास। अगला सवाल है आपका, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण, जनसंचार माध्यम यानी कि मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है, पहला है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल शब्द जहां कहीं भी आप देखिएगा उसको नेगेटिव सेंस में ले लीजिएगा। केवल आपका टैग वर्ड, अगर टैग वर्ड का क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जाके देख लीजिएगा। वहां पे मैंने बहुत सारे आपको टैग वर्ड बताए हैं जिसके माध्यम से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। केवल दे रखा है तो ये आपका ऐसे ही नेगेटिव में चला जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां हो गया। ठीक है, जिनको हम लोग एटीट्यूड भी कहते हैं, पिछले क्लास में ही मैंने आपको बताया था। मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सही बात है। जनसंचार का जो यहाँ पे है बढ़ रही है, मीडिया का जो यहाँ पे चलन है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। और जनसंचार माध्यम से जो एटीट्यूड है, सामाजिक मूल्य है, विश्वास, ये सभी चीज़ें जो वो इफेक्टिव होती है, प्रभावित होती है, इफेक्ट होती है। ठीक है, आगे आपका बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। गलत बात है, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, पूछा गया है आपका जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, तो इसका जो एक्चुअल जो जवाब होगा, जो मुख्य जवाब है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ज़्यादा सुटेबल और बेस्ट जवाब है। देखते हैं कि कौन कौन सा कारक है जो आपका समाजीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों में जो समाजीकरण होता है, बच्चे जो समाज से सीखते हैं, तो वो सीखने के दौरान कौन कौन से चीज़ें जो है वो उसमें रुकावट डाल सकती है, या फिर किस किस चीज़ों के द्वारा जो है यहाँ पे वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखें तो पहला है आपका पालन पोषण। देखिए, एक बच्चे का समाजीकरण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये वाला चीज़ जो है आपका पालन पोषण पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे को कैसे पाला गया है। ठीक है, जिस माहौल में बच्चा पलता है, बढ़ता है, और माता पिता का व्यवहार कैसा है, उसका बच्चे पर गहरा असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि बच्चा किस माहौल में पला है, बढ़ा है, उनके माता पिता आपस में कैसे बिहेवियर है, उन लोगों के बीच में कैसा जो है वो वे लोग रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों का असर जो है वो बच्चों में देखने को मिलता है। प्यार और देखभाल से बच्चे में अच्छे गुण विकसित होंगे, लेकिन वहीं पे अगर ये देखा जाएगा कि उनके माता पिता के बीच में हमेशा झगड़ा वगैरह होते रहता है, ठीक है, उनके बीच प्यार नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि नकारात्मक व्यवहार देखने को मिलेगा, और बच्चे में भी ये चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा सहानुभूति, सिंपैथी, तो यहाँ पे दूसरों के प्रति अपनापन और दया का भाव बच्चे में सहानुभूति से आता है। अगर बच्चा प्यार और सहयोग देखेगा, अपने आसपास माता पिता में, अपने परिवार में प्यार देखेगा, सहयोग देखेगा, तो वह भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना सीखेगा। दूसरों के प्रति जो है वो प्यार दिखाएगा, सहयोग दिखाएगा, अपनापन और दया का भाव जो है वो रखेगा। यानी कि जैसा वो अपने परिवार में अपने माता पिता को देखेगा, सीखेगा, वैसा ही चीज़ें वो अपनाते हुए चले जाएगा। तो ये सब चीज़ों के कारण भी उनका समाजीकरण जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार भी तो उनका एक तरह का समाज है, वहाँ से भी तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो समाजीकरण में यहाँ पे भी आपको प्रभावित देखने को मिलेगा। ये सब कारक है जिस कारण से आपको समाजीकरण प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। आगे है सामाजिक शिक्षण। परिवार से ही बच्चे को सामाजिक व्यवहार के तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे खाना पीना का कैसे खाया जाता है, कैसे पानी वगैरह पिया जाता है, कैसे बात किया जाता है, कैसे रहना है, कैसे, ठीक है, कपड़ा वगैरह जो है वो पहना जाता है। तो सभी चीज़ें जो आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा, परिवार से सीखने को मिलेगा। ठीक है, माता पिता से सीखने को मिलेगा। स्कूल और समाज में भी यह सीखने का क्रम जारी रहता है। तो यही है आपका सामाजिक शिक्षण। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है समाजीकरण में। इसके अलावा पुरस्कार और दंड, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी कि अच्छा काम करने पर अगर आप किन्हीं को पुरस्कार दे रहे हैं, गलत काम करने पर दंड दे रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में सही और गलत का फर्क यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है,
और अगर आप जो है वो बच्चों के सही काम पे पुरस्कार दे रहे हैं तो बच्चा आगे से भी सही काम करेगा। वहीं गलत काम करने पे आप उनको पुरस्कार दे दीजिएगा तो जाहिर सी बात है वो गलत काम करना चाहेगा, गलत चीज़ों को सीखेगा। तो इससे वह समझता है कि समाज में किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है। तो यही बात है कि अगर आप अच्छा काम करने पे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो आगे भी अच्छा काम करेगा एंड वो समझेगा कि हमारे समाज में किस तरह के कार्य को प्रोत्साहन किया जाता है। तो पुरस्कार और दंड का भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व जो है होता है। ठीक है, आगे है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी आपका समाजीकरण को प्रभावित करेगा। बच्चे के कुछ गुण जन्म से ही आते हैं, जैसे स्वभाव हो गया, भावनाएं हो गया। ठीक है, इनके अलावा माता पिता से बहुत सारे लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं, रंग रूप वगैरह ये सभी चीज़ें दिखाई देता है, ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा ये गुण माता पिता से मिलते हैं और समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि स्वभाव हो गया, कैसे किसी के प्रति भावना रखना है। ठीक है, तो ये सभी आपका समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे है परिवार। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। यहाँ से बच्चा सहनशीलता, सहयोग और आपसी समझ जैसे गुण सीखता है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है सभी पॉइंट में लगभग एक जैसा ही आएगा। ठीक है, एक जैसा ही है क्योंकि अंतर है नहीं। यहाँ पे परिवार कह लीजिए, माता पिता कह लीजिए, ओवरऑल कहा जाए तो बच्चा जो है वो यहाँ पे उनका जो समाजीकरण हो रहा है वो आपका परिवार से प्रभावित है, उनके माता पिता से प्रभावित है। एंड सभी पॉइंट में आपको लगभग एक जैसा देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है आपको जैसे परिवार, वंशानुक्रम, ये सब आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे है आपका पड़ोस। वही पास पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया। आस पड़ोस से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। स्कूल में भी जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, तो वहां पे भी आपका समाजीकरण हो रहा है। ठीक है, देखिए पड़ोस भी एक बड़ा परिवार जैसा होता है। अच्छे पड़ोस का असर बच्चे के अच्छे व्यवहार पर और बुरे पड़ोस का असर जो है बुरे व्यवहार पर पड़ता है। यानी कि देखिए अगर कोई बच्चा है, उनके आस पड़ोस में जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका प्रभाव बच्चे में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनके आस पड़ोस में जो भी पड़ोसी रहते हैं वे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, तो उनका यहाँ पे प्रभाव जो है वो इन बच्चे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आस पड़ोस का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है समाजीकरण में। इसके अलावा स्कूल, बच्चा जब बड़ा हो जाता है या फिर जब स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ मिलता है, अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चों के साथ मिलता है, शिक्षकों के साथ मिलता है और सामाजिक व्यवहार को सीखता है कि कैसे आपस में बात करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना पीना वगैरह जो है वो करना है। अनुशासन, सहयोग और टीम वर्क जैसे गुण यहाँ विकसित होते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा आगे है साथी समूह। अब दोस्तों के ग्रुप में रहता है। ठीक है, बच्चा जब दोस्तों के ग्रुप में रहेगा, खेल और समूह गतिविधियों में साथी बच्चों का बहुत असर पड़ता है। दोस्ती हो गया, टीम भावना, सहयोग जैसे गुण जो है यहाँ से भी विकसित होता है कि साथी में मतलब कि जब ग्रुप में रहेगा दोस्त लोग, उसके बाद वहाँ से कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, कैसे टीम बनाया जाता है, कैसे दोस्ती निभाया जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी। आगे है समुदाय। समुदाय यानी कि वही बात हो गया किस तरह के कम्युनिटी में वो रहता है, किस तरह के समाज में, समुदाय में वो रहता है और वहाँ पे किस तरह का संस्कृति है, परंपराएं हैं, कैसे वहाँ पे नैतिक मूल्य सिखाया जाएगा। तो देखिए वहाँ पे सही गलत क्या है कहने का मतलब, तो ये सभी चीज़ें वो कहीं ना कहीं अपने समुदाय से सीखेगा। समाज में रहने के नियम और तौर तरीके इसी से मिलते हैं, यहाँ से वो सब चीज़ें सीखने को मिलेगा समुदाय से। आगे है धर्म, यानी कि धर्म के रीति रिवाज हो गया, संस्कार हो गया, नैतिकता हो गया, बच्चों को सही गलत का भेद सिखाते हैं। धार्मिक कार्यक्रमों हो गया, पूजा पाठ में से बच्चों में नैतिकता और अनुशासन का विकास होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 11 कारक बताया। ठीक है, अब धर्म में क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि धर्म स्थान कहीं हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, तो वहां से भी तो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अनुशासन का विकास देखने को मिलेगा, अनुशासन सीखने को मिलेगा, नैतिकता सीखने को मिलेगा, कुछ नया संस्कार सीखने को मिलेगा, रीति रिवाज सीखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, एक तरह का समाज का जो अंश है या फिर समाज का व्यवहार ही है, समाज का कह सकते हैं ज्ञान है। तो कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ पे मिल रहा है जो उनको समाज में काम आएगा, अपने व्यक्तित्व विकास करने में काम आएगा। ठीक है, सामाजिक विकास करने में काम आएगा। तो कुछ ना कुछ हमेशा जो वो अपने परिवार से, माता पिता से, समाज से, स्कूल से, दोस्त के समूह से, तो ये सब जगहों से जो सीख रहा है और इस तरह से उसका समाजीकरण हो रहा है। अगर ये सब कारक में कुछ कमी रह जाए
तो कहीं ना कहीं उनके समाजीकरण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे स्कूल है, स्कूल में अगर कुछ कमी रह गया कि टीचर मान लीजिए कि किसी से बात नहीं कर रहा है, सही से बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे उनका समाजीकरण अवरोध हो जाएगा, यानी कि कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिलेगी, अच्छा से वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। उसी तरह अगर बात करें पड़ोसी, पड़ोसी लोग क्या है, जैसे कि सिटी वगैरह में होता है कि आस पड़ोस जो होते हैं लोग किसी से बात नहीं करते, सब अपना अपना काम से मतलब रखते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो वहाँ पे भी तो उनका समाजीकरण अवरोध हो जाएगा, चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। समाज में जब रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी तो वो नया चीज़ें सीख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे जितना भी 11 पॉइंट मैंने आपको बताया, उन सभी में कुछ ना कुछ खामियां देखने को मिलेगी, तो बच्चों में यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, वहाँ पे उनका समाजीकरण जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना भी 11 पॉइंट बताया गया है, इन सभी का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में एक टीचर का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है। तो जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे समाजीकरण जो बच्चों का होता है, उसमें एक टीचर का क्या क्या भूमिका हो सकता है। तो समाजीकरण का मतलब है बच्चों को समाज के नियम, संस्कार और व्यवहार सिखाना। इस प्रक्रिया में अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि विद्यालय में सीखने का माहौल बनाना, तो ये जो सीखने का माहौल बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, टीचर के द्वारा। स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं होता, बल्कि यहाँ बच्चे समाज के नियम सीखेंगे, अनुशासन और सहयोग जैसे गुण भी सीखते हैं, यानी कि एक दूसरे बच्चों के साथ कैसे सहयोग करता है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे नियमों का पालन करना है, तो ये सभी चीज़ें भी स्कूल में सिखाई जाती है। एंड स्कूल में कौन सिखाता है, तो जाहिर सी बात है टीचर सिखाता है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा आगे है माता पिता से संपर्क करना। देखिए, शिक्षक सबसे पहले बच्चों के माता पिता से बात करके उसकी रुचियों और आदतों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। इससे बच्चों को सही दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। देखिए, आजकल जो है सभी स्कूल में लगभग पीटीएम होने लगा है, पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगा है, जिससे क्या होता है कि टीचर लोग बच्चों के बारे में उनके अभिभावक से जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, उनको जो वो ध्यान देते हैं। तो ये भी जरूरी हो गया है, और यहाँ से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उनका समाजीकरण हो रहा है, तो ये भी आपका यहाँ पे ठीक है। आगे है सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी। शिक्षक बच्चों को समूह में काम करने और मिलजुल कर रहने के अवसर देते हैं। इससे बच्चे में क्या होगा, टीम वर्क की भावना जगेगी, सामाजिक जिम्मेदारी जगेगी। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी सीखने को मिलेगी। ठीक है, और ये सभी काम किसके द्वारा किया जा रहा है, एक टीचर के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अगला है आपका अच्छे रिश्ते बनाना। बच्चे के विकास के लिए यह जरूरी है कि शिक्षक का बच्चों, अन्य शिक्षकों और प्रिंसिपल से अच्छा व्यवहार हो। स्वस्थ मानवीय संबंध बच्चों को अच्छे सामाजिक गुण सिखाते हैं। तो यहाँ पे टीचर के द्वारा बच्चों को ये भी सीखने मिल रहा है कि वो कैसे जो है वो दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा। तो कहाँ से सीखेगा, टीचर को देख के, शिक्षक को देख के कि एक टीचर जो है वो दूसरे टीचर के साथ कैसा बर्ताव रखता है, प्रिंसिपल के साथ कैसा बर्ताव रखता है, स्कूल के स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, कैसा बर्ताव रखता है। तो जैसा वो देखेगा वैसा ही वो चीज़ों को सीखेगा और वैसा ही वो अपनाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। इस तरह शिक्षक बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे बच्चा एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज के क्लास में दो टॉपिक बताया कि समाजीकरण में टीचर का क्या भूमिका होता है, इसके अलावा समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज आपका जो है यहाँ पे यूनिट 5 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको कंप्लीट करा दिया गया है। यूनिट 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल है, समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सामाजिक नियमों का विरोध करना, सामाजिक मूल्यों को अपनाना, आर्थिक विकास करना, राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देना। तो समाजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक में जो विद्यमान है, यानी कि समाज में जो चीज़ें विद्यमान है, सामाजिक मूल्य हो गया, उनके व्यवहार हो गए, ठीक है, सामाजिक नियम हो गए, उनको सीखना और उसको अपनाना। तो सामाजिक मूल्यों को अपनाना यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, बालक के समाजीकरण में सबसे पहला और महत्वपूर्ण संस्थान कौन सा है। तो बालक का जब समाजीकरण होता है तो सर्वप्रथम कहाँ से होता है, अपने माता पिता से, यानी कि अपने परिवार से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे
सही हो जाएगा। उसके बाद आपका पास पड़ोस आता है, उसके बाद जाके आपका स्कूल आता है। ठीक है, चलिए आगे है आपका समाजीकरण में वंशानुक्रम का क्या योगदान है। सामाजिक नियम सिखाना, ये तो बच्चे समाज से सीखेंगे। नैतिक मूल्य विकसित करना, ये भी आपका समाज से, परिवार से, विद्यालय से सीखने को मिल जाएगा। आनुवांशिक गुण प्रदान करना, आनुवांशिक गुण जो है आपका कहाँ से मिलेगा, वंशानुक्रम। ठीक है, आनुवांशिक गुण आपका केवल और केवल वंशानुक्रम से ही देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधारना, तो ये तो वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, समाज में रहेगा, समाज से चीजों को सीखेगा, तब जाके वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक माध्यम नहीं है। परिवार से समाजीकरण होता है, बिल्कुल सही बात है। स्कूल से होता है, धार्मिक संस्थान से होता है, व्यक्तिगत स्वार्थ, ठीक है, ये इसको सेल्फिश वाला जो काम है, यहां से कह सकते हैं आपका समाजीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, पुरस्कार और दंड का समाजीकरण में क्या महत्व है। बच्चों को डराना गलत बात है, बच्चों को पढ़ाना, सही और गलत का भेद सिखाना, सामाजिक मान्यताओं को नज़रअंदाज करना, ये तो आपका नेगेटिव हो गया, ऐसे ही दो। ठीक है, तो सी वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पुरस्कार और दंड का समाजीकरण में क्या महत्व है कि इससे बच्चे जो है वो सही और गलत के बारे में सीखते हैं, दोनों के बारे में अंतर कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा काम बच्चा करता है, उसको अगर आप कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा सोचेगा कि ये अच्छा काम है, तभी हमको जो गिफ्ट मिला है, पुरस्कार मिला है, और वो आगे चलकर भी सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा। वहीं अगर आप उनको दंड दीजिएगा सही काम करने पे भी, तो वो आगे चलकर क्या करेगा, गलत काम ही करेगा। तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पे पड़ता है समाजीकरण में। आगे है, बालक के समाजीकरण में पड़ोस का क्या महत्व है। तो पड़ोस आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल। पास पड़ोस का क्या मतलब है कि वो सामाजिक ज्ञान, समाज के नियमों को सिखाएं, व्यवहार कैसे किया जाता है किसी से, वो सब चीज़ें जो है वो सिखाएं, यानी कि सामाजिक ज्ञान प्रदान करें। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सातवां है, धर्म का समाजीकरण में क्या योगदान है। धर्म का, तो धर्म से क्या होता है कि अनुशासन और नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, खेलकूद का विकास गलत हो जाएगा, आर्थिक उन्नति, तकनीक उन्नति। देखिए, धर्म से समाजीकरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति धर्म से या तो अनुशासन करना सीखेगा, नैतिकता का विकास जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, धर्म यानी कि कोई धर्म स्थल हो गया, धर्म पुस्तक हो गया, कहीं से भी अगर देखा जाए तो ये सब चीजें सीखने को मिल सकती है। आगे है आपका, समुदाय के माध्यम से समाजीकरण में कौन सा गुण विकसित होता है। तो समुदाय के माध्यम से समाजीकरण में समूह भावना विकसित होता है। ठीक है, समूह भावना यानी कि कैसे मिलजुल के रहा जाए, कैसे मिलजुल के जो है वो सहयोग एक दूसरे को किया जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए, तो ये आपका समूह भावना सही हो जाएगा। ठीक है, समाजीकरण में खेलकूद का क्या योगदान है। अकेलापन बढ़ाना गलत बात है, टीम वर्क और सहयोग सिखाना सही बात है, पढ़ाई में रुकावट पैदा करना गलत, धार्मिक विचारधारा फैलाना गलत। तो समाजीकरण में खेलकूद का जो महत्व है वो क्या है कि जब आप खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे खेल ऐसे हैं जहाँ पे आपको टीम बनाना पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ता है, तो टीम वर्क और सहयोग सिखाना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कारक के माध्यम से बालक में अपनत्व की भावना विकसित होती है। किस कारक, कौन सा कारक है जिससे बालक में जो है वो अपनत्व की भावना विकसित होगी। तो सहानुभूति, सिंपैथी। ठीक है, वो अगर देखिएगा कि उनके जो आस पड़ोस हैं, परिवार जो है कैसे सहानुभूति दिखाते हैं, उनसे वो चीज़ फॉलो करेगा, सीखेगा, अनुकरण करेगा, और फिर वो भी अपनत्व की भावना जो है वो किसी के प्रति ला सकता है। तो ये आपका सहानुभूति हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सामाजिक शिक्षण की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सामाजिक जो शिक्षण है यानी कि समाजीकरण है वो आपका कहाँ से हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो है वो परिवार से, माता पिता से या फिर परिवार से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना नहीं, ये तो आपका समाजीकरण नहीं है। बालकों को सामाजिक व्यवहार सिखाना बिल्कुल सही बात है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है कि बालकों को सामाजिक व्यवहार सिखाना, सामाजिक मूल्यों को सिखाना, सामाजिक नियमों को सिखाना। ठीक है, अगला सवाल है, शिक्षक बालक के समाजीकरण को किस प्रकार तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं।
तो देखिए, शिक्षक बालक के समाजीकरण को किस प्रकार तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं, वो उनके माता पिता से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके बच्चों के रुचि के बारे में जान सकते हैं, किस चीज़ के प्रति बच्चा का इंटरेस्ट है, किस चीज़ में पढ़ने में तेज है, क्या कमी है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर उसके ऊपर काम किया जा सकता है और इस तरह से बच्चे में जो सीखने की तीव्र गति है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे माता पिता से संपर्क करके ये आपका सही हो जाएगा। बालकों को दंड देकर, ऐसा बात तो मैंने आज तक नहीं बताया कि कहीं पे भी बालकों पे स्ट्रिक्ट नियम लागू किया जाए या फिर उनको दंड दिया जाए, तो ये सब आपका नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। टैग वर्ड के क्लास में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि कैसे आपको टैग वर्ड का उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। केवल पाठ्य पुस्तक तो केवल वर्ड है, ऐसा ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपने टैग वर्ड टॉपिक से मैंने एक क्लास लिया है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टैग वर्ड टॉपिक से एक क्लास देखने को मिल जाएगा। उस क्लास को देख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो टॉपिक आप नहीं भी पढ़े हैं उनके सवालों को भी आप इनके मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे है शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है ताकि बच्चे में सामाजिक व्यवहार का विकास हो। तो शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है ताकि बच्चों में सामाजिक व्यवहार का विकास हो, तो बच्चों को कक्षाओं में बंद रखना गलत बात है। बच्चों को खेल गतिविधियों में भाग लेने देना सही बात है, लेने देना चाहिए। बच्चों से व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना गलत बात है। केवल गृह कार्य देना गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है कि बच्चे में सामाजिक व्यवहार का विकास हो, और ये कहाँ से हो सकता है, तो खेल गतिविधि से किया जा सकता है। ठीक है, आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान क्या है कि बच्चों में अनुशासन और सहयोग का विकास करना सही बात है। बच्चों को केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, केवल परीक्षा गलत हो जाएगा। शिक्षक जो बच्चों को सर्वांगीण विकास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ना कि केवल परीक्षा। कक्षा में शांति बनाए रखना ये समाजीकरण नहीं है। प्रधानाचार्य से दूरी बनाए रखना, अलगाव का बात जहाँ पे किया जाए दूरी बनाने के बाद, वो भी गलत हो जाएगा। और जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका नेगेटिव में चला जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है शिक्षक को बच्चों की रुचियों और मनोवृत्तियों को समझने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों को अनदेखा करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता से संपर्क स्थापित करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि माता पिता से संपर्क स्थापित करके बच्चों की रुचि के बारे में, उनकी मनोदशा के बारे में जाना जा सकता है। और आजकल इसी कारण से प्रत्येक स्कूल में पीटीएम आयोजित किया जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग। ठीक है, आगे केवल किताबों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रधानाचार्य से निर्देश लेना। केवल किताबों पर ध्यान केंद्रित करना गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य से निर्देश लेना ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, रुचि और मनोवृत्तियों को जानने के लिए, समझने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि माता पिता से संपर्क स्थापित किया जाए, क्योंकि माता पिता को ही उनके बच्चों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है, ना कि प्रिंसिपल को। ठीक है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया में खेलों का महत्व क्यों है। देखिए, बच्चे जब खेलेंगे तो वहां से कुछ अनुशासन सीखेंगे, कुछ वहां पे सहयोग करना सीखेंगे, एक दूसरे को टीम वर्क बनाना सीखेंगे। ठीक है, टीम बनाना सीखेंगे, तो ये सब भी गुण देखने को मिलेगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में खेलों का महत्व क्यों है, इससे बच्चे सामूहिकता और सहयोग सीखते हैं। ठीक है, सहयोग जो है वो सीखेंगे। चलिए अगला सवाल है आपका, समाजीकरण के लिए शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो समाजीकरण के लिए शिक्षक को जो है तनावपूर्ण वातावरण बिल्कुल गलत है, सहयोगात्मक और सामूहिक वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अनुशासनहीन गलत, अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुशासन वाला रहता तो चलता, लेकिन आपका अनुशासनहीन गलत है। प्रतिस्पर्धात्मक, कॉम्पिटिटिव वाला माहौल, कंपटीशन वाला माहौल बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों के बीच कभी भी कंपटीशन नहीं करवाना चाहिए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षक बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं। तो शिक्षक जो है बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सजा देकर प्रेरित करेंगे, गलत बात है। प्रोत्साहन और अवसर देकर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। उन्हें कक्षा में बंद करके, गलत बात है। उन्हें अनुशासनहीनता सिखाकर, गलत बात है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा
कि अगर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए उनको प्रेरित करना चाहेंगे, तो वो क्या कहेंगे, प्रोत्साहन और अवसर देना चाहिए। एक टीचर को जो है बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और इसका जवाब हमेशा की तरह आपको देना है। ये आपका होमवर्क का सवाल हो गया। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। सवाल है आपका, समाजीकरण में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? कठोर अनुशासन, स्वस्थ मानवीय संबंध, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, नियमों का कड़ाई से पालन। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एंड आई होप कि आपको जितना भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपका कैसा रहा, जितना भी चीज़ें बताई गई वो समझ में आया या नहीं आया। कहीं पे आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।